सबसे पहले हम देखते हैं आपदा प्रबंधन होता क्या है। तो आपदा होती क्या है पहले वो देखना होगा, तभी हम समझेंगे कि आपदा को हम प्रबंधन कैसे करें। तो आपदा कम समय में बिना चेतावनी के घटित होने वाली अनापेक्षित अप्रत्याशित घटना है जो प्राकृतिक रूप से या मानव जनित घटना होती है और इससे संबंधित क्षेत्र के जो जनजीवन होते हैं, जो पर्यावरण होता है, वह दुष्प्रभावित होता है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपदा अचानक घटने वाली वह घटना है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और अचानक लोगों के जान माल का इतना भारी नुकसान हो जाता है कि जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था और सघन प्रयास की आवश्यकता होती है। तो इसी को हम आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, दो श्रेणियों में बांट सकते हैं आपदा को। एक है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में बाढ़, भूकंप, सुखाड़, आंधी तूफान, चक्रवात, सुनामी, महामारी आदि को रख सकते हैं। जबकि मानव जनित आपदा में आगजनी, बम विस्फोट, यातायात संबंधी कोई बड़ी दुर्घटना, आतंकी हमला या भयानक दुर्घटना आदि को हम रख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर बिहार आपदा के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है। वे बिहार में कौन सी स्थितियां हैं, बिहार की भौगोलिक स्थिति कैसी है, आखिर क्या कारण है कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग कोई ना कोई आपदा आती रहती है, चाहे वो छोटे स्तर की हो चाहे बड़े स्तर की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो बिहार की अगर भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो पता चलता है कि राज्य में नेपाल की तराई से लेकर बंगाल से लगी जो पूर्वी सीमा है वह निरंतर बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित रहता है और राज्य के जो 70% भूमि है वह नदियों के जल से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बिहार जो है वह नदियों का राज्य है, मतलब नदी इसके प्रत्येक जिले में देखा जाए तो सामान्यतः कोई न कोई नदी बहती ही रहती है। दूसरी ओर देखा जाए तो मध्य एवं पश्चिम बिहार में सूखा की समस्या रहती है। तो ये जो गंगा नदी के जो दक्षिण में जो बिहार का राज्य है, बिहार का क्षेत्र है, वह प्रायः सूखे की समस्या से ग्रस्त रहता है क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वह मानसूनी है और जिस साल मानसून कमजोर होता है या मानसून विफल हो जाता है तो इन नदियों में पानी की कमी हो जाती है जो अंततः सूखे की स्थिति को पैदा करती है। इसके अलावा बिहार को हम देखें तो बिहार में गर्मी भी बहुत भीषण पड़ती है और इस कारण से लू का भी प्रकोप होता है और लू आने से मानव और जो पशुधन है उनको भारी नुकसान होता है। अगर सर्दी की बात करें तो सर्दियों में भी यहाँ कोल्ड वेव यानी कि सर्द हवा का प्रकोप यहाँ पे रहता है। इसके अलावा बिहार की जो भौगोलिक स्थिति देखें तो बिहार का एक बड़ा हिस्सा भूकंप के क्षेत्र में आता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, ये रेड वाला, उससे कम सेंसिटिव ये वाला है और उससे कम सेंसिटिव जोन ये है। तो वेरी हाई जोन में इसको रखा गया है और हाई जोन में इसको रखा गया है और मॉडरेट जोन में इसको रखा गया है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि देखा जाए तो बिहार भूकंप के मामले में भी बहुत ही संवेदनशील है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बिहार में 3 आपदाएं ऐसी हैं जिससे बिहार ग्रसित रहता है। मुख्य रूप से ये तीनों आपदाएं बिहार में कभी भी आ सकती हैं। तो पहला हम रख सकते हैं बाढ़ को, दूसरा हम रख सकते हैं सूखा को और तीसरा रख सकते हैं भूकंप को। तो अगर आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में यदि आता है प्रश्न कि आखिर बिहार में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है या बिहार आपदा के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है या बिहार प्रतिवर्ष आपदाओं से ग्रस्त क्यों रहता है, तो उस प्रश्न के उत्तर में हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिहार में देश के 70% बाढ़ का क्षेत्र है। बिहार राज्य का 72% क्षेत्र बाढ़ मैदान क्षेत्र है और इस कारण से बाढ़ यहाँ पर सामान्य सी समस्या बन गई है। और अभी हाल ही में हमने पटना में जो स्थिति देखी वह किसी से छिपी हुई नहीं है कि बहुत ही अल्प समय की बारिश, 2 से 3 दिन की बारिश में ही बिहार की जो राजधानी पटना है उसकी स्थिति कैसी हो गई थी। इसके बाद बात करें कि नदी के मार्गों की बारंबारता बदलना, तो बहुत सारे नदी जब मार्ग बदल लेते हैं तो उस कारण से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और बिहार में बागमती नदी जो है बाढ़ बदलती है। कोसी का तो हम लोग देख ही चुके हैं 2008 में जिस प्रकार से कोसी ने अपना विकराल रूप धारण किया था, उससे राष्ट्रीय आपदा की स्थिति भी बन गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो बाढ़ की समस्या केवल उत्तरी बिहार तक सीमित नहीं है क्योंकि बिहार में जो केंद्रीय बिहार है, जैसे केंद्रीय बिहार में हम ले लें पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर, इन सब जिलों में भी सोन, पुनपुर और गंगा नदी जो है ऐसी स्थितियां आती हैं जो बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। तो पटना का भी हाल में हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति बनी है। और इस प्रकार देखा जाए तो बिहार राज्य के लगभग 28 राज्य ऐसे हैं
जो निरंतर आपदा के रूप में बाढ़ का सामना करते रहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सूखे की समस्या, तो सूखे की समस्या मुख्यतः दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में है और इसके अलावा राज्य के अधिकांश हिस्सों में उच्च हवा के वेग देखे जाते हैं। जैसे सर्दी आ गई तो सर्दी में बहुत ही अति सर्द हवा का प्रकोप चलता है, शीतलहरी चलती है। गर्मी आ गई तो लू का प्रकोप चलता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पास में ही है तो वहाँ से आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वह भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा करते हैं। गर्मी के महीने में लू, आग लगी की घटना भी आपदा की स्थिति पैदा करती है। शीतलहर भी आती है। भूकंप क्षेत्र 4 और 5 में बिहार आता है। इसके अलावा आपदा के प्रति संवेदनता प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसी भौगोलिक स्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो हम प्रतिवर्ष यहाँ पर कोई ना कोई आपदा का प्रकोप देखते रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो विशाल जन समुदाय, क्योंकि जब कोई भी आपदा आती है तो उससे विशाल जन समुदाय यहाँ पर जो रहता है वह प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि नदी बाढ़ लाती है तो बाढ़ लाने के कारण उसके आसपास के रहने वाले जो विशाल जन समुदाय हैं वे पूरे प्रभावित होते हैं। तो जनसंख्या की भारी जो मात्रा है, बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या यहाँ रहती है वह प्रभावित होती है और किसी भी आपदा की तीव्रता का अनुमान हम उसके द्वारा किए जाने वाले जान माल हानि के द्वारा ही करते हैं। सामान्य रूप से यही प्रचलित नियम है कि कोई भी आपदा कितनी बड़ी कैसे मानी जाती है उसका अनुमान हम इसी से लगाते हैं कि उसने कितने व्यापक स्तर पे जान धन की हानि की है। अब बात कर लेते हैं आपदाओं की सूची कौन कौन सी है, वह स्थितियां, वह आपदा जिसे बिहार में आपदा का दर्जा दिया गया है। तो बिहार के संदर्भ में यहाँ आपदाओं की सूची है। सबसे पहले देखा जाए तो जल एवं मौसम संबंधी आपदा। तो जल एवं मौसम संबंधी आपदा में बाढ़, लू एवं शीतलहरी, सुखाड़, ठनका जिसको बिजली गिरना भी बोलते हैं। इसके अलावा दुर्घटना संबंधी आपदा में देखें तो पर्व त्यौहार संबंधी किसी भी प्रकार की आपदा हो जाती है। जिससे कि आज से लगभग 3-4 साल पहले हमने देखा था कि छठ में भी एक प्रकार का हादसा हुआ था। उसी समय उसके बाद हम दशहरा में भी हमने देखा था कि गांधी मैदान में एक प्रकार से हादसा हुआ था। तो इस प्रकार से पर्व त्यौहार के संबंध में किसी भी प्रकार की हादसा, अप्रत्याशित घटना हो जाती है तो उसको भी दुर्घटना संबंधी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा बिजली से आग लगी, गाँव में फैली हुई कोई आग, नाव का डूबना, रेल, रोड, हवाई जहाज की दुर्घटना, तो ये सब दुर्घटना संबंधी आपदा मानी जाती है। भूगर्भीय आपदा की बात करें तो भूकंप या बांध का टूटना। तो कोसी का जो 2008 में देखा था हमने, वह जो बांध है वह बांध टूटने के कारण ही कोसी में जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया था और वह आपदा की स्थिति बन गई थी। तो उस समय कोसी का जो कुशाह बांध था उसमें दरार आ गई थी और इसके कारण वहां पर बांध में से बहुत भारी मात्रा में पानी आई थी और वह बाढ़ इतना भयावह था, इतना भीषण था कि कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में बिहार में ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। अब देखते हैं कि आपदा के प्रबंधन में हम क्या क्या भाग हैं और किस प्रकार से आपदा प्रबंधन के कार्य किए जाते हैं। तो पहले देखा जाए तो पहले जब आपदा का प्रबंधन का कार्य होता था पहले व्यक्ति, संस्था और जो सरकार होती थी राहत और बचाव काम करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाती थी। तो उस समय पहले की स्थितियाँ क्या थी कि पहले हमारे पास उतनी तरक्की नहीं थी साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जिससे कि हम आपदा का पूर्वानुमान कर सके। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो कंप्यूटर का युग है, सूचना क्रांति का युग है और हम उपग्रह आधारित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जिससे होता क्या है कि किसी प्रकार की आपदा आती है तो उसकी पूर्व सूचना हमें मिल जाती है। जैसे कि चक्रवात आने वाला है तो उपग्रह के द्वारा लिए गए आंकड़ों के आधार पर हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। बाढ़ की स्थिति अगर होने वाली है, नदी के में जल की मात्रा बढ़ने वाली है तो मानसून की जो मात्रा है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। नदी में उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, वह इतनी तरक्की कर चुका है कि वह आपदा का पूर्वानुमान लगा सकता है। और इसी कारण से वर्तमान संदर्भ में जो आपदा प्रबंधन है उस आपदा प्रबंधन में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हमें आपदा के पूर्व की तैयारी को सुनियोजित ढंग से करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पूर्व तैयारी। तो आपदा प्रबंधन के हम 3 भाग देखेंगे, जिसको हम पहले भाग को बोलेंगे पूर्व तैयारी, क्योंकि आपदा आने के पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है। क्योंकि आज हमारा साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि हम आपदा आने के पहले ही हम
अनुमान लगा सकते हैं कि आपदा कब आने वाली है, कितनी भयावह होने वाली है और किस प्रकार की उसकी जो स्थिति होगी उससे निपटने में हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी। तो ये पूर्व तैयारी। दूसरी होती है आपदा घटित होने के दौरान कार्रवाई। तो आपदा जब आ जाती है तो उस समय हमें क्या क्या करना है, जैसे कि बाढ़ आ गया तो बाढ़ के समय हमें कौन कौन से काम करने हैं ताकि लोगों को राहत पहुंचाया जा सके, बचाव अभियान चलाया जा सके। इसके बाद तीसरी स्थिति आती है आपदा घटित होने के बाद की तैयारी और कार्रवाई। जब आपदा आती है और विनाश करके चली जाती है तो उसके बाद जो पुनर्निर्माण संबंधी कार्य होते हैं, जो फिर से सामान्य जीवन को पटरी पर लाने के कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आपदा प्रबंधन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इन तीनों भागों में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान होने वाली कार्रवाई और आपदा घटित होने के बाद होने वाली कार्रवाई, इन तीनों में हमें 3 मूल आधार को ध्यान में रखना होगा। पहला है सहयोग, दूसरा है सहभागिता और तीसरा है संपर्क, क्योंकि इन्हीं तीनों के आधार पर आपदा प्रबंधन मूल रूप से आधारित होता है। और इन तीनों में किसी में भी अगर कमी होती है तो आपदा प्रबंधन जो होता है वहां पे विफल हो जाता है। तो हम देखते हैं आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी में क्या क्या किए जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है मानचित्रण। मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र हम लेते हैं जो बार बार बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो उस बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र का मानचित्रण करना होगा, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि वह कौन से क्षेत्र हैं जहां बार बार बाढ़ आते हैं, उस बाढ़ से वह कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो उस क्षेत्र का मानचित्रण करना होगा। दूसरा है कार्यों का बंटवारा, क्योंकि आपदा की अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें कार्यों का बंटवारा करना होगा, जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी होगी कि किस व्यक्ति की, किस अधिकारी की, किस प्रशासनिक संस्था की यह जिम्मेवारी है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाए, वह खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, मूलभूत सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाए, संचार की सुविधा, संपर्क की सुविधा की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से बंटवारा एवं जिम्मेवारी दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा है प्रशिक्षण एवं अभ्यास। आपदाओं से निपटने में विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अभ्यास कार्यक्रम होते हैं, वह बहुत ही सहयोगी होते हैं। चौथा है भोजन, आवश्यक दवाइयाँ और वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि आपदा के समय जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं में यदि कमी होती है तो वह आपदा की तीव्रता और भी बढ़ती जाती है। तो इन सारी अगर सुविधाओं को अगर हम बराबर उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से आपदा की जो तीव्रता है वह कमी हो जाती है। क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि पटना में जब बाढ़ की स्थिति आई थी तो उस समय पेयजल का बहुत संकट था, आवश्यक दवाइयों का संकट था, यहाँ तक कि जो मौलिक आवश्यकताएं, खाने की चीज़ें हैं, उनका भी संकट था। तो यदि ये सारी चीज़ें बिहार में, अगर पटना में लोगों को मुहैया करा दी जाती है तो निश्चित रूप से आपदा की जो तीव्रता है वह बहुत ही कम हो जाती है और लोगों को बहुत ही राहत मिलता है। तो चौथी चीज़ है भोजन, आवश्यक दवाई और वस्तु की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। पांचवा है राहत सामग्री तक पहुंच होना, क्योंकि राहत सामग्री आपके पास है लेकिन जिनको ज़रूरत है उनके पास अगर पहुंच नहीं पा रही है तो फिर उस राहत सामग्री का क्या फ़ायदा। तो उनकी तक पहुंच सुनिश्चित करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपदा प्रबंधन का। इसके बाद छठा है आपसी समन्वय संवाद, जिसे जो कि स्वास्थ्य विभाग है, आपदा विभाग है, जल आपूर्ति विभाग है, विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं उन विभागों के बीच आपसी समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी तो ठीक से वो काम कर पाएंगे और आपदा प्रबंधन को प्रभावी रूप से निपटा पाएंगे। इसके बाद है कि महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग हैं जिनको आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो इनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा शौचालय, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल इत्यादि का प्रबंध भी होना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन की अगर पूर्व तैयारी करनी है तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं कि बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 के अनुसार आपदा प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं, क्योंकि किसी भी आपदा से निपटने में जन सहयोग, जन सहभागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है। पहले भी देखते होंगे कि हम जब गांव में किसी भी प्रकार की आपदा आती थी तो सामाजिक सहयोग से हम लोग आपदा से निपटते थे। सामाजिक सहयोग की इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं होती थी उससे निपटने के आवश्यक कदम उठा लिए जाते थे। जैसे कि देखा जाए तो बरसात के समय में हर एक जगह पानी पानी रहता है, तो उससे निपटने के लिए सूखी लकड़ी की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के अचार की व्यवस्था, तैयार नाश्ते की व्यवस्था, हल्की भोजन सामग्री, दीला सलाई इत्यादि जैसी व्यवस्था गाँवों में लोग आराम से कर लेते थे, क्योंकि बारिश अगर होगी, बाढ़ आ जाएगी तो सब्जी की उपलब्धता कम हो जाएगी, तो उस समय खाने के लिए कम से कम अचार, बेसन इत्यादि की उपलब्धता तो सुनिश्चित हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती थी गाँव में, यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो आपदा प्रबंधन का एक भाग माना जा सकता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था उस समय हम कर लेते थे।
लेकिन आज जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन में समाज की भागीदारी बढ़ रही है, तकनीक बढ़ रहा है, तो उसी अनुसार हमें भी यहाँ पर लोगों का सहयोग बढ़ाना होगा और इसमें पंचायत बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पंचायत ही ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा संस्था होता है जिसमें आसपास के जो गांव होते हैं, जो गांव के सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, ग्राम सभा में सभी लोग शामिल होते हैं। और जब सबकी सहभागीदारी रहेगी तो निश्चित ही रूप से पंचायतों द्वारा जो आपदा है उससे आसानी से निपटा जा सकता है। इसी महत्व को समझते हुए स्थानीय विकास के साथ साथ आपदा प्रबंधन को भी बिहार राज्य पंचायती अधिनियम जो 2006 है उसमें सरकार द्वारा शामिल किया गया है। तो ग्राम सभा के स्तर पर इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम सभा चाहे तो निगरानी समितियों का गठन कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आती हैं उनकी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन कर सकता है। आपदा प्रबंधन समिति का भी ग्राम सभा अपने स्तर पर गठन कर सकती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की गई है कि जो वार्षिक योजनाएं बना सकते हैं, जो पंचायत वार्षिक योजनाएं बनाएगी, बजट इत्यादि को तैयार करेगी, तो उसमें यदि वह आपदा ग्रसित क्षेत्र है तो उसके लिए भी आवश्यक प्रावधान वह अपनी जो सूचनाएं हैं उसको शामिल करके उस अनुसार मांग कर सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक संकट कोई आता है तो सहायता कार्य करने की शक्ति भी पंचायत को दी गई है। विभिन्न प्रकार के जो अतिक्रमण होते हैं उनको भी हटाने की शक्ति दी गई है, क्योंकि अतिक्रमण के कारण क्या होता है कि कई बार बाढ़ की स्थिति के लिए अतिक्रमण भी बहुत बड़ा कारण जिम्मेवार होता है। इसके अलावा स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्य में सहयोग करना, गाँव के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण करना, ग्राम रक्षा दल का गठन करना, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उस कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत को सक्षम किया गया है बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 के अनुसार, ताकि विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं उनसे निपटा जा सके। अब जब निश्चित रूप से आपदा वगैरह कभी आती है तो ग्राम रक्षा दल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ग्राम रक्षा दल में देखा जाए तो 18 से 30 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति होते हैं, तो उन व्यक्तियों को ही शामिल इसमें सामान्यतः किया जाता है। और इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो आपदा के संबंध में राहत बचाव कार्य करने के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति के स्तर पर देखा जाए तो पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनजीवन को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रमुख को यह शक्ति दी गई है, यह अधिकार दिया गया है कि वह एक वर्ष में कुल 25,000 रुपये तक की राशि स्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को राहत देने की भी कार्य वह कर सकता है। जिला परिषद के स्तर पर देखा जाए तो जिले में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए एक वर्ष में कुल 1 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है जिला परिषद को। इसके अलावा सरकार और उसके विभाग और अन्य स्रोतों से संपर्क करना तथा सहायता प्रस्ताव बनाकर उन्हें प्रस्तुत करना और उन्हें मंजूर कराने इत्यादि का कार्य भी जिला परिषद को दिया गया है। तो इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आपदाओं से निपटने के लिए जो स्थानीय स्वशासन के संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को भी बिहार सरकार द्वारा इस कानून के माध्यम से सक्षम बनाया गया है कि वह अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर जो आपदाएं हैं उनके प्रकोप को कम कर सके और उनके लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बिहार में, वहाँ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्राम पंचायत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके लिए उसके पास ग्राम रक्षा दल की भी व्यवस्था की गई है। ग्राम रक्षा दल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार में, क्योंकि ग्राम रक्षा दल को यदि समुचित प्रशिक्षण दिया जाए किसी भी क्षेत्र में होने वाली आपदा से संबंधित, या मान लेते हैं कि मधुबनी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बिहार में मधुबनी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बाढ़ बार बार आता है, तो यदि वहाँ के ग्राम रक्षा दल को बाढ़ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाए, उनको तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाए, तो निश्चित ही उस क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य में बहुत मजबूती मिलेगी। क्योंकि ग्राम रक्षा दल के सदस्य जो है वह डूबते हुए को बचाने का काम करेंगे, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी कर सकते हैं, पानी साफ करने की विधि भी क्रियान्वित कर सकते हैं, ORS हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, DDT इत्यादि का समुचित उपयोग की जानकारी अगर उन्हें दी जाती है तो निश्चित ही वो जो आपदा होती है, आपदा से निपटने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। तो इस प्रकार देखा हमने कि बिहार जहाँ की 89% जनसंख्या ग्रामीण है, वहाँ पर पंचायत की भूमिका आपदा से निपटने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो पंचायत
आपदा से निपटते हैं उनको निपटने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कुछ प्रमुख कार्य करने होंगे। तो पहला कार्य यह होता है एहतियात, दूसरा रोकथाम के उपाय, तीसरा पूर्व तैयारी, चौथा राहत और बचाव कार्य, चौथा राहत कार्य, पांचवा बचाव कार्य और छठा पुनर्वास कार्य। तो इन सारे कार्यों को आपदा प्रबंधन के तहत प्रमुखता से शामिल किया जाता है। तो पहले तीन जो कार्यक्रम है, पहले जो तीन जो एहतियात, रोकथाम के उपाय तथा पूर्व तैयारी, तो यह तो ग्राम पंचायत को अपने स्तर पर ही करना चाहिए, क्योंकि एहतियात के जो कदम उठाने होंगे, रोकथाम के जो उपाय करने होंगे और जो पूर्व तैयारी करनी होगी, उनका काम तो पंचायत को ही, ग्राम पंचायत को ही करना होगा। बाकी तीन काम जो हो बचे, राहत, बचाव और पुनर्वास, इन तीनों काम के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद के योगदान या सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो कम से कम प्रत्येक ग्राम पंचायत को यह तो प्रयास करना चाहिए कि इन तीनों उपायों में वह अपनी तैयारी अच्छे से रखे, तभी आपदा प्रबंधन का जो कार्य है वह अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पर यह भी हमें ध्यान रखना है कि हर एक जो आपदा होती है उसकी प्रकृति, आपदा विशेष की जो प्रकृति होती है वह अलग अलग होती है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में यदि प्रशिक्षण दिया जाना है, लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है, तो उस क्षेत्र की में जो आने वाली बार बार आपदाएं हैं, उस आपदा के अनुसार ही प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। और ये जो 6 कार्य हैं, इन 6 कार्यों में से पहले 3 तो ग्राम पंचायत के स्तर पर ही हो जाएंगे और बाकी 3 काम जो है वह जिला समिति और पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर हो जाएंगे। लेकिन इन सारे कार्यों को करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है वह है जन सहभागिता, क्योंकि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक कोई भी आपदा से संबंधित राहत और बचाव कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि जन सहभागिता किस प्रकार से हो सकती है। तो सबसे पहले जन सहभागिता में हम सबसे पहले रखेंगे स्वयं सहायता को, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहला प्रयास यदि किसी के द्वारा राहत और बचाव के द्वारा किया जाता है तो वह खुद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब तक आप स्वयं प्रयास न करेंगे तब तक बाहरी सहायता भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह हर समय हर जगह आप अपने साथ रखते हैं। तो जब भी कोई आपदा आती है तो स्वयं सहायता करें, स्वयं की सहायता करें। दूसरा है स्थानीय सहायता। स्वयं सहायता के बाद स्थानीय सहायता आती है। आपदा की स्थिति में बाहरी मददों में स्थानीय सहायता ही सबसे पहले काम आती है। इसलिए जो स्थानीय व्यवस्था है उस स्थानीय व्यवस्था का उचित एवं ठोस क्रियान्वयन होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे किसी गांव में बाढ़ आ जाती है तो निश्चित रूप से जो आपको सबसे पहले सहायता पहुंचाई जाएगी वह आपके स्थानीय लोगों द्वारा ही सहायता पहुंचाई जाएगी। इसके बाद आती है प्रशासनिक सहायता की बात। तो प्रशासनिक सहायता के लिए कई बार समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर सूचना पहुँचाने में मदद लग जाती है, वहाँ से वापस सहायता आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक प्रशासन जो होता है, प्रशासन के अपने काम करने का तरीका होता है और प्रशासन एक नियम और एक कानून के अनुसार ही कार्य करता है, उससे अपनी सीमा से बाहर जाकर काम नहीं करता है। तो इस कारण से कई बार प्रशासनिक सहायता लेट भी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं सहायता और स्थानीय सहायता बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। ये दोनों चरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आपदा प्रबंधन में। प्रशासनिक सहायता के बाद आती है सरकारी सहायता। ये सरकारी सहायता ये सबसे बाद में मिलने वाली सहायता है और इसका संबंध मुख्यतः पुनर्वास से संबंधित है। आपदा आने के बाद जब चली जाती है उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। जैसे बाढ़ आई और बाढ़ में पानी ऊपर की ओर बढ़ा लेकिन वापस पानी चला गया, सूख गया, तो अब उसके बाद जो स्थिति होती है वह सरकारी सहायता की स्थिति होती है। तो सबसे अंत में यह मिलने वाली सहायता है, यह सरकार से सरकार के बीच की बात होती है और इसका आधार आपदा नहीं, आपदा के आकलन रिपोर्ट को किस हद तक स्वीकृत किया जाना है यह उस पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं बिहार सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु किए गए कुछ प्रयासों के बारे में, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से बिहार का भी उसमें कुछ न कुछ होगा कि बिहार सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो कुछ प्रयासों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला प्रयास किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है। इसके बाद पंचायती राज प्रतिनिधियों, जन समुदाय को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने की सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके बाद सिंचाई, जल निकासी एवं बाढ़ अवरोधक जो संरचनाएं हैं इनके प्रभावी रखरखाव और निगरानी की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है बिहार सरकार द्वारा और जन जागरूकता हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर 2019 सरकार द्वारा जारी किया गया है ताकि लोगों में जन जागरूकता की जो
कमी है उसको दूर किया जा सके। इसके बाद 6 से 18 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको तैराकी का प्रशिक्षण भी दिया गया है और ऐसे दिए जाने की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। इसके बाद आपदा प्रबंधन में उन्नत तकनीक जैसे GIS, MMS का प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। इसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा तथा बिहार पुलिस सेवा के जो सभी पदाधिकारी हैं उनको भी आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आपदा किसी भी प्रकार की आती है तो प्रशासन भी अपने स्तर से बहुत अच्छे से अच्छे प्रयास कर सके आपदा के जोखिम को कम करने में। इसके बाद आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सघन जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, क्योंकि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक आपदा को प्रभावी रूप से हम निपट नहीं पाएंगे। और जैसा कि हमने देखा कि जब कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहला जो प्रभावी कदम उठाया जाता है वह स्वयं के द्वारा ही उठाया जाता है, जनता के द्वारा ही उठाया जाता है, जन सहयोग के द्वारा ही उठाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपदा प्रबंधन का आयाम है, स्तंभ है, वह यही है जन सहयोग। तो इसके लिए सरकार द्वारा सघन जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके बाद सभी प्रखंडों, पंचायतों, जिला परिषदों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण भी किया गया है सरकार द्वारा, और बिहार सरकार द्वारा बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-30 और 2030 की स्वीकृति भी दी गई है। तो ये सारे उपाय जो हैं बिहार सरकार द्वारा किए गए हैं आपदा के प्रबंधन के लिए। इसके अलावा अगर अन्य प्रयासों में अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं कि स्वयं के आधार पर भी नागरिकों को प्रयास करना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु पर्यावरण संरक्षण जन जागरूकता बढ़ाना होगा। बिहार में जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों में गति लानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर आपदा सहनशील जो संरचनाएं हैं उनको बनाना होगा, और विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, जो कचरा है, उनको निपटाना होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे छोटे मोटे उपाय आप लिख सकते हैं अपने स्तर से, जो आपदा के जो जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं। और इसके बाद यदि निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष आप अपने अनुसार छोटा सा अंत में जरूर लिखें। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आपदाएं प्रायः प्रतिवर्ष की बात हो गई है। सदाबहार मौसमी नदियां से लेकर मानसूनी पर आधारित नदियां भी हैं, और उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी जो दक्षिण में स्थित है, उसके कारण आपदा हेतु बिहार अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र है। और इसी क्रम में जलवायु परिवर्तन और वनों का कटाव, निर्माण कार्य, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य, प्रदूषण, अवैज्ञानिक विकास कार्य, अवैज्ञानिक खेती, ये सब जो हैं वो आपदा की तीव्रता को बढ़ाते हैं तथा आपदा से निपटने के जो हमारे प्रयास हैं उन प्रयासों को भी ये कमजोर करता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक अपना यह कर्तव्य समझे कि वह अपने अपने स्तर से इन सारे कार्यों में योगदान दें, तभी हम प्रभावी रूप से आपदाओं से निपट सकते हैं। और करंट की स्थिति में आप लिख सकते हैं कि पटना में जिस प्रकार की स्थिति हुई थी उसका भी उदाहरण देते हुए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है आपदा प्रबंधन से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द आएंगे।